गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप देसाई इंडस हेल्थ प्लस के आज के इस इवेंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके कुछ फ्रेंड्स अगर नहीं आए, अगर क्विक उन्हें कुछ टेक्स्ट या कॉल करना है कर लीजिए, सो वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम एज वेल एज वी कैन फिनिश ऑन टाइम। दोस्तों, मुझे लगता है टॉपिक के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में आप जानते हो। हमने जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए या जो भी संडे को आपके सामने सारी अनाउंसमेंट आई, उसके डिटेल में हम आज जाने वाले, उसके डिटेल में हम बात करने वाले। लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे जरूर शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, जैसे हम कहते हैं कि लाइफ में हम जो भी चीजें अचीव करते हैं, जो भी रिजल्ट्स अचीव करते हैं, उसका सीक्वेंस क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है और अचीवमेंट कहाँ से होती है। तो सबसे पहली उसकी शुरुआत होती है हमारे थॉट्स से। कुठलीही गोष्ट जी आपण अचीव करतो त्याची सुरुवात होते आपल्या विचारांमधून। आपण म्हणतो ना, प्रत्येक गोष्ट दोनदा होते, पण पहिल्यांदा ती विचारांमध्ये होते। पहली बार जो होती है वो थॉट्स में होती है, दूसरी बार वो फीलिंग्स में आती है। अगर आपके वो फीलिंग्स है तो ही आपके वो एक्शन में आ जाएगा। थॉट्स मेक्स योर फीलिंग, फीलिंग्स हेल्प यू टू टेक एक्शन एंड एक्शंस विल टेक यू टू द रिजल्ट्स। विचार, भावना आणि आपली कृती जी आपल्याला रिझल्ट पर्यंत घेऊन जाते। सो अशाच काही पॉझिटिव्ह थॉट्स वरती आणि आपल्या नवीन प्रोडक्ट आणि नवीन अपॉर्चुनिटीला घेऊन पुन्हा एकदा आम्ही तुमच्या समोर आलेलो आहोत। फिर एक बार हम आपके सामने हैं। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर। अभी पिछले 6 महीनों से आई थिंक डिजिटली कैसे कनेक्ट होना है और हम डिजिटली कैसे एक दूसरे के साथ टच में रह सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं, ये हम जरूर सीख चुके हैं। मैं उस बेसिक्स में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज आपको जरूर पूछना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं सेकेंड हाफ में आपसे ज्यादा बात करूंगा। आज के इस ट्रेनिंग में वो सभी लोग हैं जो एसोसिएट क्लब में लेवल 4 और अबाव जिन्होंने अचीव किए। दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ तक का जो जर्नी होता है, लेवल 4 तक का जो जर्नी होता है, इस जर्नी में आप दो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। एक, आप एक्सपीरियंस करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जैसे बहुत लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में या इंडस जैसी अपॉर्चुनिटी में आते वक्त एक हिच होता है, क्या सच में मैं ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, क्या सेल्स हो सकते हैं, क्या सच में पैसे मिल सकते हैं। ये थॉट होता है लोगों के दिल में। और मुझे लगता है, मुझे भी जो मेरे दिन याद है, तो एक तो हम कुछ बेच सकते हैं क्या, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ, और दूसरा सबसे एक थॉट होता है, क्या सच में लोग काम करते और हमें पैसे। तो मेरे भी ये दो थॉट्स थे, जिसके बारे में एक्सपीरियंस में सेकेंड हाफ में आपसे ज्यादा शेयर करूंगा। लेकिन मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि अगर आपने लेवल 4 तक का जर्नी कंप्लीट किया है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो आपको खुद को एक बार शाबाशी जरूर देनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, देखिए, हर इंडस्ट्री में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग होते हैं। जहां पे सक्सेस है वहां पे फेलियर भी है। हर बंदा नेटवर्किंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, हर बंदा ये स्टेप्स पूरी नहीं कर पाता है। कुछ लोग यहाँ पे गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम सभी लोग लेवल 4 तक आ गए, तो मैं आपको जरूर ये बताना चाहता हूं कि आपने इस बिजनेस के दोनों चीजों को एक्सपीरियंस बहुत नहीं किया, लेकिन आपने टेस्ट जरूर की है। जिसकी वजह से आपके टीम में कुछ लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ लोगों को आपने डायरेक्टली ज्वाइन किया होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे। कुछ लोगों ने हाँ बोला होगा, कुछ लोगों ने ना बोला होगा, लेकिन कुछ लोग तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, या कुछ लोगों ने आपका या हमारा इंडस का ये प्रोडक्ट खरीदा, और उनमें से कुछ लोगों ने हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत की है। एंड बिलीव मी दोस्तों, बिलीव मी, किसी भी चीज को जब हम सोचते हैं कि हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उसे इंप्लीमेंट करना और उसकी पहली स्टेप अचीव करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस होता है। आज भी देखिए, पिछले लगभग 6 महीने से अगर हम लॉकडाउन में है या जो भी अनलॉक में है या जो भी चैलेंजेस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत लोग जिंदगी में सोच रहे हैं कि मैं और कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन सच में देखिए, कितने लोग वो कदम उठा पाए। और हम सब, वो सिर्फ कदम नहीं उठाया है, हम सभी ने उस उठाए हुए कदम में कुछ ना कुछ जरूर अचीव किया है, और यही अचीवमेंट हमें आगे तक लेके जाएगी। लेकिन इसके आगे का जर्नी और भी एक्साइटिंग हो सकता है या होगा, लेकिन उसके लिए हमें खुद को एक जवाब देना पड़ेगा, व्हाई एम आई हियर। मतलब, आज हम इंडस क्यों कर रहे हैं, या इंडस से
हम पूछ रहा हूँ, ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, डिसीजन हमने तो जरूर लिया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे जवाब बदलते जाते हैं। जब हमने इंडस एनरोल किया था, ज्वाइन किया था, शायद हमारा रीजन कुछ और था, और आज अगर हम कर रहे हैं या आगे हम करने वाले, तो उसका रीजन जरूर कुछ और हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक राय देना चाहूंगा या मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। अभी तक का जर्नी जरूर आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन अगर इसके आगे का जर्नी आप चाहते हैं कि वो एक्साइटमेंट भरा हो, एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट का हो, हमारी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे, लाईफ को आपल्या आयुष्याला नेक्स्ट लेवलला घेऊन जाण्यासारखा असावा, अगर ऐसा आपको लगता हो, तो एक ही चीज हमें करना जरूरी है। एक नहीं, दो चीजें हमें करना जरूरी है। नंबर 1, हमें आगे का जर्नी डिसाइड करना होगा, हम इस जर्नी में क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे गोल सेटिंग, ये तो हमने बहुत बार सुना हुआ है। जी हाँ, गोल सेटिंग जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा उस गोल पे एक्ट करना इंपॉर्टेंट है। और इस जर्नी में, सेकेंड पार्ट में मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा इसमें, लेकिन इस जर्नी में जैसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर सच में आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपके पास एक बढ़िया प्रोडक्ट और सर्विस होना जरूरी है। अगर आपके पास एक बढ़िया प्रोडक्ट और बढ़िया सर्विस है जिसपे आप बिलीव करते हो, तो आप एक बढ़िया इनकम या एक बढ़िया नेटवर्क जरूर क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों, मुझे याद है 20 साल पहले व्हेन वी स्टार्टेड, जब हमने शुरुआत की थी, तब शायद इंडस के पास एक ही प्रोडक्ट था जिसे हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कॉन्सेप्ट कहते थे। उस प्रोडक्ट का नाम एक्सक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप, शायद ECH से ऐसा कुछ था। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि वो जब प्रोडक्ट लिस्ट हमारे हाथ में आई थी, तो उसमें से बहुत सारे वर्डिंग्स ऐसे थे जो हम शायद बोल नहीं पाते थे, क्योंकि कोई मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं था, तो पता नहीं था कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे लोगों के सामने। लेकिन बिलीव मी, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। और तब से आज तक हम लोगों को ये बोल रहे हैं, जब हम लोगों को प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें डॉक्टर नहीं बनना है। ओके, हमें ऐसी लैंग्वेज में उनसे बात करनी है जो करने से उन्हें समझ में आए ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये संकल्पना क्या है। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में, जिस नई कैटेगरी के बारे में, नई कैटेगरी नहीं है, डीएनए वाइज तो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, लेकिन जो नए प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए दोस्तों, इन प्रोडक्ट के बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप ठीक तरीके से समझ ले, आज इसमें से पॉइंट्स लिख ले, क्योंकि आज से ही ये प्रोडक्ट समझने के बाद हमें यही प्रोडक्ट मार्केट में जाके लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। सिर्फ प्रेजेंट नहीं करना है, हमें बेचना है। दोस्तों, ऐसे कहते हैं कि एक बच्चा माँ को जन्म देता है। जी हाँ, अगर आपने ठीक से सुना होगा, अ चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर। वैसे ही एक अच्छा सेल्समैन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को बड़ा करता है। प्रोडक्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस अच्छे प्रोडक्ट का किसी अच्छे आदमी के हाथ में लगना बहुत जरूरी है, तो ही वो लोगों तक पहुंचता है, और तभी जाके वो प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी में वो बदलाव लाता है। तो दोस्तों, जेनेटिक में पिछले 2 साल से ऑलरेडी इंडस और इंडसाइड लोगों तक ये प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। इंडस तो उसके बहुत पहले से इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। ऑलरेडी इंडस की एक बहुत बड़ी टीम है जो डीएनए वाइज पे काम कर रही है, उस पे हमेशा डेवलपमेंट होती रहती है। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, लेटेस्ट प्रोडक्ट हमारे सामने आए हैं, वो सभी प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के लिए गौरी मैडम फिर एक बार आज हमारे साथ है। दोस्तों, गौरी मैडम का एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा रहा है। उन्होंने अलग अलग अस्पताल में, जैसे मैंने उस दिन के ट्रेनिंग में कहा, उन्होंने टाटा के साथ काम किया है, उन्होंने कैंसर पे ज्यादा डिटेल में शायद काम किया है, और इंडस की इस टीम के शी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन विद दिस टीम। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए गौरी मैडम को आपके सामने बुलाना चाहूंगा, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि गौरी मैडम इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स हमें देंगे, प्लीज दोस्तों ये डिटेल्स आप लिख लीजिए। अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप सवाल भी अपने लिख लीजिए। अगर आप सवाल यहाँ पे आई थिंक अगर चैट में भेज सके तो विल सी कि हम आज ही उसका जवाब पाए आज के इसमें, तो डेफिनेटली आते समय में इन सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन बिलीव मी, मुझे लगता है कि गौरी मैडम के प्रेजेंटेशन के बाद 99% आपके पास कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। सो
ज्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर एक बार आपके सामने इनवाइट करता हूँ, प्लीज वेलकम गौरी पंडित। गौरी मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू संदीप। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है। यस नमस्कार मैडम। सबको। yes. नमस्ते सबको फिर एक बार। आज यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और जैसे संदीप ने कहा है कि प्रोडक्ट अच्छा है डेफिनेटली, तो उसके बारे में हमने जो हमारी टीम ने, जेनेटिक रिसर्च टीम ने जो इतना स्टडी किया है, काफी इसमें उन्होंने काफी टाइम से स्टडी चल रहा है और फाइनली आपके पास अभी ठोस जो इतना गहन इन्होंने शोध किया है खुद भी, उसके बाद ये प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने हम पेश कर पा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। अनिरुद्ध, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्रेजेंटेशन लोड कर सकते हैं प्लीज। यस, थैंक यू अनिरुद्ध। पैंडेमिक, ये जो है महामारी जो इसको बोलते हैं, हमें पता है कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है ये महामारी नवंबर से हमें इसके बारे में पता चला है। हर एक देश में ये नवंबर के बाद एक करके महीने में आगे आगे आती रही है। ये एग्जैक्टली है क्या? ये जो कोरोना वायरस है ये सार्स फैमिली का है वायरस। तो सार्स मतलब सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो सार्स फैमिली है ये पहले भी इसके बारे में स्टडी हो चुकी है, लेकिन अभी इशू क्या था, या अभी जो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि ये जो स्ट्रेन है, ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 और कोव-2 वायरस, ये जो स्ट्रेन है ये काफी नया था इस फैमिली का। जैसे अलग अलग हमारे पास अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्पीशीज, उनमें भी कुछ डिविजन होते हैं। तो ऐसे ये सब डिविजन एक था जिसके बारे में स्टडी नहीं हुई थी। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कैसे फैलता है, इसका क्या इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे, कहाँ कहाँ ये इफेक्ट कर सकता है, तो किसी को भी ये इसके बारे में जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे करके पता चला कि ये जो है कैसे, इसका संक्रमण कैसे होता है, पहले तो ये जानना था। इसका संक्रमण जो है ये हमारी जो बात करने से, हम छींकने से, खांसने से जो छींटे उड़ती हैं, छींटे आती हैं, जिसको रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बोल सकते हैं, तो उससे ये मेनली स्प्रेड होता है, इसका संक्रमण उससे होता है। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये नया स्ट्रेन था तो इसीलिए धीरे धीरे इसके बारे में स्टडीज होते गए और अभी भी हो रहे हैं स्टडीज, काफी अर्ली स्टेजेस में है। स्पेशली ह्यूमन बॉडी पे इसका इफेक्ट क्या है ये जानने के पीछे इसका स्टडी चल रहा है, काफी हो चुका है। तो जो हमें पता है सिम्टम्स, लक्षण इसके ये हैं, जो साधारण जो लक्षण है उनमें आता है फीवर, बुखार या सूखी खांसी, ड्राई कफ, टायर्डनेस, थकान। जो कम साधारण है इनमें टेस्ट और स्मेल का लॉस हो जाना, नहीं समझना, स्मेल और टेस्ट नहीं समझ में आता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग या ये सब इसमें होता है। और जो गंभीर इसमें लक्षण होते हैं वो रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब जो हमारी श्वसन क्रिया जो पूरी तरह से खराब हो जाना, और ये जानलेवा भी हो सकता है। ये अलग अलग सिम्टम्स हमें पता है, तो फिर हमको ये शोध करना था कि क्या रिस्क फैक्टर, मतलब कौन जो है वो रिस्क कैटेगरी में, जो धोखादायक घटक हम बोलते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को और इस रिस्क कैटेगरी में इसमें लाती हैं। तो कोविड-19 के जो रिस्क कैटेगरी में या सार्स-कोव-2 के एक्सपोजर के लिए और कौन से लोग रिस्क में हो सकते हैं, जिनकी रिड्यूस्ड इम्यूनिटी है, मतलब जिनकी रोगों से लड़ने की प्रतिकार शक्ति जो है, इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत होती है हमारी, वो कम अगर उसमें है, इम्यूनिटी अगर उस इंसान में कम है तो वो खतरे के दायरे में आता है। फिर कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जो लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस होते हैं, जिनके बारे में आगे मैं बात करूंगी, वो खतरे के दायरे में आते हैं। बुढ़ापे, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, बढ़ती हुई उम्र के 60-65 के ऊपर, और जेंडर, तो ये पुरुषों में भी देखा गया था, वो भी खतरे के दायरे में आते हैं। तो ये भी एक फैक्टर इसमें पाया गया है।
उसके बाद अलग अलग हमें पता है रिस्क फैक्टर्स हमने डिफाइन कर लिए थे कि कौन से लोग रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, लेकिन फिर भी हर एक इंसान को या अलग अलग लोगों को अलग अलग लक्षण और उनका इफेक्ट अलग अलग देखा गया था। किसी में बहुत ही ओल्डर एज के भी लोग थे, वो सही हो रहे थे, काफी यंग एज लोगों में काफी सिवियरिटी से वो आ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसके लिए जो स्टडीज हुए हैं, ऑफ कोर्स इससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं जीन्स का इसमें रोल डेफिनेटली है। जब ये पता चला तो ऑब्वियसली जीन्स का रोल कैसे है, ये हम जानने की कोशिश में जुटे रहे सारे जो रिसर्च के लोग हैं, शोधकारक हैं। जीन्स हमें पता है एक मास्टर कंट्रोलर है हमारे बॉडी का, ये हमारे बॉडी की सारी चीजें कंट्रोल करता है। तो उन सब चीजों में हमारी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की प्रतिकार शक्ति जो है वो भी आती है। ये हमारा इम्यून सिस्टम भी कंट्रोल करता है। जो हमें पता चला स्टडीज से, ये पता चला कि कुछ जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं वो आपके वायरस के प्रति संवेदनशीलता को पे प्रभाव डाल सकते हैं। और कैसे, आपकी अगर रोग प्रतिकार शक्ति के अगर वो जीन्स हैं जो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति पे प्रभाव डालते हैं, तो उनमें कुछ चेंजेस आइदर आपकी रोगों से लड़ने की प्रतिकार शक्ति को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं या अच्छी रख सकते हैं, बैलेंस में रख सकते हैं। तो उस प्रकार आपके जीन्स जो है वो प्रभाव डालते हैं और उस हिसाब से फिर आपको वायरस लगने में या वायरस का संक्रमण आप में होने में खतरा बढ़ता है, कम होता है, ऐसे हम उसको पता कर सकते हैं। और जीन्स जो वायरस से जुड़े हुए जटिलताएं हैं, अलग अलग जो कॉम्प्लिकेशंस हम बोलते हैं, रिस्क फैक्टर्स, उससे सिवेरिटीज जो होती हैं, उन पे भी प्रभाव डालता है, उन पे भी वो भी हम बता सकते हैं जेनेटिक स्टडीज करके कि उनका आप में क्या रिस्क हो सकता है। तो ये जो अलग अलग इफेक्ट्स लोगों में देखे गए, अलग अलग रिस्क फैक्टर्स, हर एक इंसान को अलग प्रकार से वो सिवियरिटी देखी गई, ये ही हम इसी चीज की स्टडी कोविड डीएनए वाइज जो है वो वही रिस्पॉन्स, आपका जेनेटिक रिस्पॉन्स इस महामारी के प्रति या कोरोना वायरस के प्रति जानने का ये रिपोर्ट है। आपका जो जेनेटिक रिस्पॉन्स है यही कोविड डीएनए वाइज है। तो ये कैसे हम बता सकते हैं कि आपको, जैसे मैंने कहा कि कोविड डीएनए वाइज ऐसी एक जेनेटिक टेस्ट है जो आपको आपके जीन्स में वायरस के प्रति क्या संवेदनशीलता है ये आपको बताता है कि आपके जीन्स में ऐसे कुछ बदलाव देखे गए हैं जो आपको वायरस का संक्रमण या वायरस की लागण जो बोलते हैं उसके प्रति संवेदनशीलता को क्या बढ़ा रहा है, हाई रिस्क में डाल रहा है, या फिर वो सर्वसाधारण है, टिपिकल में है, या फिर कम खतरा आपको उसमें कम खतरे के दायरे में ला रहा है, लो रिस्क में है। तो ये तो वायरस के प्रति रहा। फिर उससे एसोसिएटेड, उससे जुड़ी हुई जटिलताएं, जैसे मैंने कहा, उनके लिए भी अलग से हमने पता किया, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना से रिलेटेड क्या जटिलताएं हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस लोगों को हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है उनके लिए भी अलग से जीन्स हैं जिनके बारे में स्टडी हो चुकी है, और उन जीन्स में आपको वो जटिलताओं की क्या संवेदनशीलता है, क्या किस रिस्क कैटेगरी में, कौन से रिस्क के दायरे में वो लाता है, ये हमने यहाँ पे बताया है कोविड डीएनए वाइज में, जिससे आपको जेनेटिक नॉलेज आपकी मिले। तो इसलिए हम कहते हैं नॉलेज इज पावर, कि आपको इन कॉम्प्लिकेशंस, इन जटिलताओं से एसोसिएट आपकी जेनेटिक रिस्क क्या है पता चले, तो आप समय पर कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। ये कोविड डीएनए वाइज आपको इस चीज के लिए मदद कर रहा है। क्या हमने देखा है कैटेगरीज क्या क्या है, तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं और 7 नए पैरामीटर्स हैं और 11 ओल्ड पैरामीटर्स। तो ऐसे करके टोटल 18 पैरामीटर्स के बारे में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। पहला कैटेगरी है ससेप्टेबिलिटी एंड सिवियरिटी, मतलब आपको कोविड के प्रति संवेदनशीलता और उससे एसोसिएटेड जो जटिलताएं हैं, सिवियरिटीज हैं, उनके प्रति क्या जेनेटिक्स में आपकी संवेदनशीलता है, उसमें क्या रिस्क है, क्या चांसेस हैं, ये बताया है। तो इसमें ये 6 अलग पैरामीटर्स हैं। पहले जैसे मैंने कहा ससेप्टेबिलिटी टू कोविड, फिर रेस्पिरेटरी फेलियर, सेप्सिस, एआरडीएस, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वीटीई, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और स्ट्रोक। तो ये सारे जो नंबर 2 से लेके 6 तक ये सिवियरिटीज हो जाती है, मतलब ये जटिलताएं हैं कोविड से रिलेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में है न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली इम्यूनिटी पे बहुत जोर दिया गया है, तो इवेंचुअली हम इम्यूनिटी कहाँ से हमें मिलती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स और
विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं उनसे मिलती है। तो कौन से ऐसे विटामिन मिनरल्स कोविड में इस कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए उनसे एसोसिएशन कुछ हमें पता है कि अगर इसकी कमी हुई तो फिर वायरस की और ज्यादा संवेदनशीलता बढ़ सकती है या घटा सकते हैं, ये इसमें हमें पता चल रहा है। तो उसमें जिंक, सेलेनियम, ये मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट्स, इनका हमने इनकी संभावना, जेनेटिक टेंडेंसी या प्रवृत्ति जो बोलते हैं वो क्या है देखी है। और फाइनली कोमॉर्बिडिटीज, जैसे मैंने कहा कि ये एक रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी को कोई लाइफस्टाइल कंडीशन है पहले से ही, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट कंडीशन है, तो वो लोग ऑलरेडी जिनको है वो तो रिस्क के दायरे में आते ही हैं। लेकिन अगर आपको इनके बारे में जेनेटिक टेंडेंसी पता चले तो वो भी काफी हेल्प कर सकता है। सो देखते हैं एक एक करके कि क्या जीन्स किस तरह से इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है ससेप्टेबिलिटी टू कोविड, मतलब आपकी वायरस के प्रति संवेदनशीलता आपके जीन्स में क्या है। तो ये जो पैरामीटर है ये आपको बता रहा है, कैन यू हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो पैरामीटर है ससेप्टेबिलिटी ऑफ कोविड, ये आपको बता रहा है कि आपके जीन्स में ऐसी कुछ चेंजेस हैं क्या जो आपको उस वायरस के प्रति और संवेदनशील बनाता है या नहीं। तो ये कैसे हम बता पा रहे हैं। सो थोड़ा सा यस, सो इन्फॉर्म्स अबाउट हाउ प्रोन यू आर, मतलब कितना संवेदनशील है आप। आगे का स्लाइड प्लीज। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि जेनेटिक स्टडीज जब होती है तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है। थोड़ा सा ये टेक्निकल है बट थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जस्ट एज इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही आपका जेनेटिक रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं इस रिपोर्ट में। कुछ जीन्स जो वायरस के प्रति, वायरल इन्फेक्शन को फाइट करने के प्रति जो होती हैं उनमें कुछ चेंजेस हो जाती हैं। तो SNP का मतलब होता है कुछ चेंजेस हो जाना। एक एक लेटर का चेंज इसमें हो जाता है जीन्स के। इसमें हमने देखा है फॉर एग्जाम्पल, तो हर एक को जो जीन्स होते हैं वो जोड़ों में मिलते हैं, तो आधे फादर से आधे मदर से मिलते हैं। कुछ सीक्वेंसेस या कुछ ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो किसी इंसान को कम खतरे के दायरे में ला सकते हैं, किसी को बड़े हुए खतरे के दायरे में। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, अगर आपका GA आ रहा है, आई डोंट नो अगर आपको लेटर्स पढ़ पा रहे हैं ठीक से नहीं, बट अगर GA ये कॉम्बिनेशन आपको मिला है तो G और A ये दो जीन्स जो है वो वायरल इन्फेक्शन फाइट करने वाले, अगर समझो मान लिए अगर GA कॉम्बिनेशन आपको आता है तो आप बढ़े हुए खतरे के दायरे में आ सकते हैं। अगर आपको ये ऐसा कॉम्बिनेशन आया तो आप कम खतरे के दायरे में आते हैं। और अगर आपको GG ऐसा ये कॉम्बिनेशन मिला है तो आप नॉर्मल सर्वसाधारण जो खतरा है उसमें आते हैं। तो ये ऐसे स्टडी करके हम आपको वायरस के प्रति, ये सिर्फ कोरोना वायरस की संवेदनशीलता या वो लगने का आपको खतरा कितना हो सकता है, या फिर वो वायरस का जो DNA है वो आपके DNA में बाइंड होने का खतरा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इस हिसाब से हम वो स्टडी करके इस रिपोर्ट में बता पा रहे हैं। तो आपका जेनेटिक्स या आपका DNA इस हिसाब से स्टडी हो रहा है। फिर आगे जो जटिलताएं हैं इससे जुड़ी हुई, वायरस से जुड़ी हुई, तो एक बार वायरस अगर किसी को हो गया बाद में ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जटिलताएं होती हैं, उनकी वजह से या फिर ये सिविरिटीज होती है उनकी वजह से बहुत चीज बिगड़ जाती है, हालत काफी बिगड़ जाती है। इनके बारे में भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या हो रहा है कि दो टाइप का हो सकता है ये, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो श्वसन मार्ग है, ऊपरी श्वसन मार्ग या नीचे वाला श्वसन मार्ग जो अगर बोल सकते हैं। जैसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आते हैं, ये काफी सिवियर हो जाते हैं। अपर रेस्पिरेटरी में नॉर्मली जो हो रहा है कफ या कोल्ड। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की प्रतिकार शक्ति है वो कैसे काम कर रही है, 3 लेवल्स पे वो काम करती है। पहले वो डायरेक्टली वो वायरस को रिकॉग्नाइज कर रही है और उसको मार रही है, किल कर रही है। सेकेंड लेवल पे होता है कि वो कुछ सिग्नल्स रिलीज कर देती है कि उस हिसाब से कि वो वायरस को या ये मॉलिक्यूल्स जाके वो वायरस पे अटैच हो जाते हैं, टैग हो जाते हैं। फिर क्या हो रहा है कि बाकी के जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं, पेशी हैं, उनको या बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो पता चल रहा है कि ओके ये अभी वायरल का DNA है या वायरस का ये सेल है, तो इसको हमें इसके अगेंस्ट हमें फाइट करना है।
और तीसरा जो है एंटीबॉडीज के बारे में बहुत सुना है, टेस्टिंग वगैरह भी हो रही। तो एंटीबॉडीज क्या कर रहे हैं कि वो वायरस को ढूंढ के मार रहे हैं, बेसिकली सर्च एंड किल, ये फंडा है एंटीबॉडीज का बेसिकली। सो अगर जो जीन्स हमने स्टडी किए हैं इसमें, ये तीनों लेवल्स में कहीं पर भी जहां पर जीन्स इन 3 लेवल्स को पे प्रभाव डालते हैं, अगर इन तीनों लेवल्स में से कहीं पर भी अगर इशू हो रहा है कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से, वो सही से काम नहीं कर पाते हैं तीनों लेवल्स जो इम्यूनिटी के मैंने बताए, और अगर वैसा दिख रहा है आपके जीन्स में, तो हम बता सकते हैं कि ओके, आपको ये अभी रेस्पिरेटरी फेलियर का रिस्क हो सकता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर अगला जो है सेप्सिस क्या है? अगेन इम्यूनिटी का ही है कि बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, क्या हो रहा है, कुछ केमिकल्स जा रहे हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, खून में, तो वो केमिकल्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए होते हैं, बट क्या हो रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही एक्सेस होके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं वो, जिसकी वजह से पूरा बॉडी के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं, ऑर्गन फेल हो जाता है, और इसकी वजह से ये फिर जानलेवा भी हो सकता है। काफी जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट इसका काफी हाई देखा गया है कि सेप्सिस की वजह से जो लोग हैं। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं कि ऐसे जेनेटिक मार्कर्स आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से उस इंसान को सेप्सिस की रिस्क हो सकती है। तो ये जो केमिकल रिलीज करना और ये सब, इसको जो जीन्स प्रभाव कर रहे हैं वो जीन स्टडी हो रहे हैं, उनमें अगर कुछ ऐसे चेंजेस दिखे जो सेप्सिस की तरफ खतरा बढ़ाते हैं, तो हम उस हिसाब से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अर्ली जो है इंटरवेंशन, जैसे मैंने कहा कि समय पर कार्यवाही कर सकता है वो पेशेंट, तो जो सेप्सिस की रिस्क है उसका प्रभाव कम कर सकता है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने से वो प्रभाव उसका कम कर सकते हैं अगर ये जेनेटिक टेंडेंसी हमें पता चले तो। फिर उसके बाद जो है अगली जटिलता है ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो ARDS में क्या हो रहा है, जो हमारे फेफड़ों में हवा की जो थैलियां होती हैं, एयर सैक्स होती हैं, उनमें पानी भर जाता है और इसके कारण हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसका भी डेथ रेट ऑलमोस्ट 50% तक देखा गया है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इन ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। सो जो हमारे जीन्स हैं, कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं जो इम्यून सिस्टम को सिग्नल कर रहे हैं वो वायरस को या वो माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए, वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ बदलाव हो जाते हैं उन जीन्स में, तो इसीलिए कुछ ज्यादा ही वो बहुत ही उतावले होके और काम करने लगते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। और ये बहुत फिर अग्रेसिव रिएक्शन हो गया है, हो जाता है इसका। सो इसकी वजह से ये ओवर एक्टिव बन जाते हैं, काम पूरा बिगाड़ देते हैं, ये बैलेंस इसका खो देते हैं, आप इम्यून सिस्टम अपना बैलेंस खो देती है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ARDS के ये जो जीन्स हैं, ये जो स्टिमुलेशन के जीन्स हैं, जो इस जो प्रोसेस में प्रभाव डालते हैं, उनको स्टडी किया है और उनमें कुछ चेंजेस ऐसे पाए गए जो आपको इस जटिलता का, ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उस जटिलता के प्रति रिस्क बढ़ा सकते हैं या जो भी है कम लो रिस्क के दायरे में ला सकते हैं। तो ये जेनेटिक स्टडी इस पैरामीटर के लिए की गई है। उसके बाद हमारा जो आता है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। सो ये भी एक जटिलता है। तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो जो है ब्लड क्लॉट जो फॉर्म होता है वेन्स में, जो हमारी होती है नसें, उनमें बहुत ही गहराई में ये ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं। इसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऐसा बोलते हैं। और ये जो है जब पूरा सर्कुलेशन में घूमने लगता है ये, और ये जाके हमारे लंग्स में जमा हो जाता है, तो उसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसा बोलते हैं। तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के ये 2 प्रकार हो सकते हैं। तो जो इसमें जीन्स स्टडी किए हैं वो हमारे ब्लड फॉर्मेशन, जो बॉडी में ब्लड फॉर्म होता है उस प्रोसेस में, और जो ब्लड क्लॉट का जो प्रोसेस है, जो गुठना या ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है, जमता है जो ब्लड, उसमें जो जीन्स प्रभाव डालते हैं, उस पे जो कंट्रोल करते हैं, ऐसे जीन्स को स्टडी किया है, क्योंकि इन जीन्स में जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ऐसे ये अंदरूनी ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होके ये वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की रिस्क
बढ़ सकती है। सो ऐसे हमने किए हैं जिसमें अगर कुछ चेंजेस दिखे तो उस इंसान का हम वीटीई के लिए रिस्क या उसके प्रति संवेदनशीलता या उसके प्रति जो टेंडेंसी है, जेनेटिक टेंडेंसी, ये जान सकते हैं। और तो और अगर किसी को स्ट्रोक है या फिर किसी को कोई हार्ट कंडीशन है, तो ऐसे लोगों में और ये वीटीई का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को और ये जेनेटिक रिस्क इनकी वीटीई के लिए जाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये इस रिपोर्ट में मदद मिलती है जानने की। और फाइनली जो है आगे की जटिलता जो है वो है स्ट्रोक। सो स्ट्रोक जो है हम काफ़ी पता है हमें प्रचलित है, मतलब सुनते हैं कि स्ट्रोक हो गया इनको, स्ट्रोक फिर पैरालिसिस हो जाता है उसके बाद। तो ये भी एक जटिलता है जो कोविड में पाई गई है। और मुख्य बात ये है कि ये काफ़ी कम उम्र के लोगों को भी हुई है जिनको पहले कोई हिस्ट्री ना रही हो स्ट्रोक की या कोई भी ब्लड प्रेशर की या किसी चीज़ की भी। तो इसीलिए और भी महत्व इसमें इस जटिलता का होता है दोस्तों, बिकॉज़ इसमें ये सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है, सबसे पहली जटिलता, अर्ली मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं, सबसे पहली जो चीज़ लगती है कोविड की वजह से, उसको उस इंसान को देखी है। स्पेशली किसी को बहुत ही जो माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स जो बोलते हैं ना, थोड़े भी अगर जो श्वसन क्रिया के लक्षण थोड़े भी अगर दिखे, इन लोगों में भी ये सबसे पहली जटिलता देखी गई है स्ट्रोक की। सो इसमें भी हम जीन्स जो है स्ट्रोक के प्रति क्या रिस्क आपको दे सकते हैं, ये हम इसमें बताते हैं, इससे भी मदद मिलती है। सो ये जो रहे ये सारे ये फर्स्ट कैटेगरी में पहला तो हमने देखा कि वायरस के प्रति स्पेसिफिकली क्या संवेदनशीलता है, और फिर उसके बाद उससे जुड़ी हुई जो जटिलताएं होती हैं उनके प्रति भी अलग-अलग जेनेटिक रिस्क आपकी क्या है, जीन्स में क्या संवेदनशीलता है, आपको कौन से रिस्क के दायरे में, जेनेटिक रिस्क के दायरे में वो लाके रख रहा है, ये हमने देखा। सेकंड जो कैटेगरी है हमारी नेक्स्ट, वो है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन में जैसे मैंने बताया कि जो ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स हम देख रहे हैं, अलग-अलग इनका रोल है। ओवरऑल यस, हमें इम्यूनिटी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इनका रोल कोरोना के प्रति इम्यूनिटी रखने में काफ़ी स्टडी भी हुआ है। इसमें काफ़ी एविडेंस हमें मिला है। हमारी टीम ने भी, रिसर्च टीम ने भी काफ़ी इसमें शोध किया है। सो देखते हैं हर एक विटामिन का क्या-क्या रोल है, ये क्यों हमने ये स्पेसिफिक चूज़ किए हैं, या यही क्यों हम बोलते हैं, सुनते आ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले जो ज़िंक है मिनरल, ये क्या कर रहा है, ये आपका जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये घटाने में या इससे प्रिवेंट करने में, जो श्वसन क्रिया में श्वसन मार्ग में जो इन्फेक्शंस होते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी पाया गया है। उसके बाद जो सेलेनियम है, ये भी जो मिनरल है, इसमें क्या देखा गया है कि जिन लोगों में सेलेनियम डेफिशिएंसी है या सेलेनियम की कमतरता जिन लोगों में पाई गई है, ऐसे लोगों को वो वायरस ज़्यादा उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बेसिकली। सो जो होस्ट है, तो हम होस्ट हैं, हम जब वायरस जिस चीज़ को लग रहा है, जिस चीज़ में वायरस अटैक कर रहा है, उसको हम होस्ट बोलते हैं। सो जो सेलेनियम डेफिशिएंट होस्ट, मतलब जिनमें सेलेनियम की मात्रा कम है, ऐसे लोगों में ये मोर पैथोजेनिक, मतलब ज़्यादा हानिकारक पाया गया है, इसका प्रभाव इस वायरस का। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर विटामिन सी जो है, ये हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, प्रतिकार शक्ति है, उसपे इसका इम्पोर्टेंस है। और ये लंग फंक्शन के लिए भी इसका इम्पोर्टेंस पाया गया है कि लंग्स, हमारी जो फेफड़े हैं, इनका काम सही से चल रहा है कि नहीं, ये भी देखने में ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद विटामिन डी जो है, विटामिन डी अगेन इम्यूनिटी की तरफ इसका भी असर और इसका भी इम्पोर्टेंस देखा गया है। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब कोविड से रिलेटेड जो जटिलताएँ हैं, उनका प्रभाव कम करने के लिए भी इसका महत्व देखा गया है। तो विटामिन डी उस हिसाब से हेल्प करता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, जो हमारी जो पेशी हैं, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो स्ट्रेस में हो गए हैं वो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको बोलते हैं। उसे कम करने में ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हर एक विटामिन और मिनरल की जेनेटिक टेंडेंसी जब आप जान लेते हैं कि मुझे सेलेनियम डेफिशिएंसी, सेलेनियम की कमतरता, कमी होने की क्या संभावना दिख रही है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होने की संभावना दिख रही है या नहीं, मैं कौन से रिस्क के दायरे में आती हूँ। तो ये जब जानकारी हमें मिले तो हम पहले से ही काफ़ी एम्पावर हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि ओके, मैं अभी जाके
एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि ये जेनेटिक टेंडेंसीज है, ये जेनेटिक रिस्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये विटामिन या मिनरल की कमी है, इसका मतलब ये है कि संभावना आपके जीन्स में हो रही है। तो इसके लिए पहले आपको जांच करना जरूरी है। ओके, सो एक बार ये जेनेटिक रिस्क आपकी इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप जान लेते हैं, तो आपको नॉर्मल लेवल्स इनके रखने में आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये कैसे प्रिपरेशन करनी है, अपने आप से सब लेना स्टार्ट नहीं करना है, आपको पहले जांच करानी है। तो ब्लड में इन सारी चीजों की जांच हो सकती है, तो उसको पहले देखना है। फिर उसके बाद अगर कुछ जरूरी सप्लीमेंट्स लेने की पड़े जरूरत, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, या फिर आपको फिर डाइटरी चेंजेस क्या करने हैं नॉर्मल लेवल्स मेंटेन करने के लिए, ये आपको फिर बताया जाता है। क्योंकि काफी लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि काफी लोग खुद ही अपने आप ही होम सिरप्स वगैरह लेते आए यहाँ इतने टाइम तक, खुद ही अपना सेल्फ सप्लीमेंटेशन, सेल्फ सप्लीमेंट्स लेके, तो उनको बहुत पेट की जो आंत से जुड़ी हुई तकलीफें चालू हो गई उनको, वो एक अलग ही प्रॉब्लम चालू हो गई। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये जेनेटिक रिस्क जान ले, पता करें, उसके बाद जांच करें। और जैसे हमने देखा कि ये विटामिन और मिनरल्स आपकी इम्यून हेल्थ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। फिर हम देखते हैं फाइनल कैटेगरी जो है, थर्ड कैटेगरी कोमॉर्बिडिटीज। तो इसमें जो है 7 पैरामीटर्स हैं, तो इसमें जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंडीशंस होते हैं। सो एक बात तो ये पता ही है हम सबको कि अगर किसी को ऑलरेडी इनमें से कोई कंडीशन है, तो वो ऑलरेडी रिस्क की कैटेगरी में है। ओके, उसके साथ ही जेनेटिक रिस्क भी इन सब चीजों की ध्यान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑलरेडी मैं उस रिस्क कैटेगरी में आ रहा हूँ या आ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जिसको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट की कंडीशन है, तो मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी कोविड के लिए हाई रिस्क के दायरे में हूँ, लेकिन उसके साथ स्पेसिफिकली फिर मुझे उस वायरस की लागण होने के लिए जेनेटिकली अगेन क्या मैं हूँ या नहीं, ये एक एडिशनल जानकारी आपको मिलेगी। फिर उससे जुड़ी हुई जो जटिलताएं हैं, सिवियरिटीज हैं, उनके बारे में भी आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि अगर समझो मुझे अगर वायरस हो गया, तो मुझे पता है कि मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन की वजह से मुझे ये सिवियरिटीज और बढ़ के या फिर इनका इम्पैक्ट और शायद हो सकता है बॉडी में, तो पहले से ही मैं कार्रवाई कर सकती हूँ। या और ऑफ कोर्स जिन लोगों को नहीं है, जो हेल्दी हैं, उनको भी ये लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीजेस ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। सो उसकी रिस्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पहले से ही सतर्क रहे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अपने एक सही हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ बनाने के लिए, कि ये कम कम से कम मुझे ना हो, उसके लिए हम वो प्रिपेयर रह सके। तो इसीलिए इन कोमॉर्बिडिटीज की जानकारी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो ये भी एक लंग डिजीज है, तो फेफड़ों में हवा के मार्ग में इन्फेक्शन हो जाना, फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है इवेंचुअली। फिर टाइप 2 डायबिटीज जो मधुमेह बोलते हैं, उसके बाद हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं, हाई LDL, तो LDL जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, उसकी बढ़ोतरी, फिर HDL कोलेस्ट्रॉल, उसकी बढ़ोतरी होने की टेंडेंसी है या नहीं, तो ये एक तरह से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो टेंडेंसी भी है, देखते हैं हम। तो उस हिसाब से वो इंसान सही कार्रवाई कर सकता है कि खाने में कुछ मॉडिफिकेशंस करें या एक्सरसाइज करें, क्या कर सकते हैं, ये हम इसमें बता सकते हैं। HDL बढ़ाने के लिए आप क्या करें। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं, हमारे हार्ट के मसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाना, वो चोकअप हो जाती हैं। सो आइदर इसका प्रेजेंस, मतलब इन सब जटिलताओं, ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, जैसे मैंने कहा, अगर वो ऑलरेडी हैं, तो हमें पता चलेगा बाकी के जेनेटिक रिस्क जान के कि हम किस रिस्क दायरे में आते हैं, उस हिसाब से सही कार्रवाई करें। और इससे क्या होगा कि आपका जो बाकी हॉस्पिटलाइजेशन में या फिर बाकी की चीजें जो और बाकी की बीमारियां बढ़ सकती हैं, वो जो सिवियरिटी है वो कम हो जाएगी, वो सिवियरिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो होने से पहले से ही इन चीजों के बारे में जानकारी आपको आपके पास है हो तो। सो ये तो हमने कैटेगरीज देख ली। अभी देखते हैं रिपोर्ट का फॉर्मेट हमारा कैसा है। सो रिपोर्ट फॉर्मेट में जो रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं, वो आपकी जेनेटिक टेंडेंसीज
अलग अलग पैरामीटर्स के प्रति क्या जेनेटिक टेंडेंसीज है आपके जीनोटाइप के आधार पर। आपके जीनोटाइप मतलब आपका जीन्स का जो पूरा आपका जेनेटिक मेकअप जो है, तो जो स्पेसिफिक टू कोविड से रिलेटेड जो आपका जेनेटिक मेकअप है, उन जटिलताओं से रिलेटेड जो जेनेटिक मेकअप है, उसको स्टडी किया है, उसको हमने कैटेगराइज किया है रिजल्ट्स को हाई, मीडियम, लो एंड टिपिकल, और हर एक रिस्क कैटेगरी को हमने कलर कोड किया है। तो हाई मतलब रेड, मीडियम लो, मीडियम मतलब ऑरेंज, लो मतलब ग्रीन, और टिपिकल जो सर्वसाधारण रिस्क जिसको बोलते हैं उसको ग्रे में कलर कोडिंग करके। तो इस तरह से हमने रिजल्ट का कैटेगराइजेशन किया हुआ है। फिर जब हम डिटेल पार्ट में जब कैसे बता रहे हैं इसको, तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उस पैरामीटर के बारे में कि वो पैरामीटर का मतलब क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ जैसे देखेंगे कोविड-19 का अगर हमने देखा तो क्या है ससेप्टेबिलिटी का, अगर वो पैरामीटर, तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको, उसका इंट्रोडक्शन देंगे। फिर उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो हम बताएंगे कि योर रिजल्ट, व्हाट इज योर रिजल्ट, जो रिजल्ट लिखेंगे वहां पे इंक्रीज रिस्क ऑफ अक्वायरिंग सिवियर कोविड विद रेस्पिरेटरी फेलियर, तो ऐसा ये रिजल्ट होगा। फिर उस रिजल्ट का मतलब क्या है, तो ये हम उसका मतलब बताएंगे, और फिर उसके बाद उसके रिकमेंडेशंस क्या है, ठीक है, कि क्या क्या आपको करना चाहिए। सो ये आपका कोविड जो फर्स्ट पैरामीटर हमने देखा ससेप्टेबिलिटी टू कोविड की, कोविड की संवेदनशीलता, उसके प्रति भी सेम ऐसा फॉर्मेट है, और बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए भी सेम ऐसा फॉर्मेट है। फिर उसके बाद जो हमारे पुराने पैरामीटर्स हैं, ओल्ड पैरामीटर्स जो हैं, वो ऑलरेडी जो हमने डीएनए वाइज में रिपोर्ट किए हैं, तो उनके बारे में कैसे रिपोर्टिंग हो रही है, उनका जो इंट्रोडक्शन है वो हम कोविड को मद्देनजर रखते हुए कि कोविड टाइम्स में इसका क्या महत्व है, ये क्यों प्रभावशाली इतना, या क्यों इसका क्या रिलेशन है कोविड को मद्देनजर रखते हुए कोरोना के इसमें के दायरे में, कि क्या किस सेवेरिटी में आता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम बता रहे हैं। फिर रिजल्ट जो है आपको, जैसे मैंने कहा कि डीएनए वाइज में हमने रिपोर्ट किए हैं जो ओल्ड पैरामीटर्स, तो हम आपको योर रिजल्ट में बताएंगे कि आप वो डीएनए वाइज की जो रिपोर्ट है उसमें रेफर करें कि उसमें जेनेटिक रिस्क क्या है। ऑब्वियसली बिकॉज जीन्स कांस्टेंट है, जीन्स बदलने नहीं वाले हैं, तो जस्ट बिकॉज हमने कोविड के लिए अलग से टेस्ट किया इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी वो अलग से जेनेटिक रिस्क चेंज नहीं होगी आपकी, वो सेम ही रहेगी। सो उसमें जो जेनेटिक रिस्क है वही है, क्योंकि वही जीन्स हैं आपके। लेकिन जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वहां पे जो रिकमेंडेशन दिया है वो तो डेफिनेटली करना ही है फॉलो। यहाँ पे हमने अगेन कोविड के सिलसिले में, कोविड को मद्देनजर रखते हुए उसका क्या रिकमेंडेशन आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप हाई मीडियम कैटेगरी में आ रहे हैं, इंक्रीज या मीडियम कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है, ये हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे रिकमेंडेशन, तो दोनों चीजों में जो दोनों रिपोर्ट्स में रिकमेंडेशन दिए वो फॉलो करने हैं दोस्तों, ठीक है। फिर ये सारे कैटेगरीज में अभी रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्या हमारी मदद कर रहा है, तो बेसिकली कैसे मदद कर रहा है। तो पहला जो हमने देखा कि सबसे पहले कि वायरस के प्रति हमारी क्या है संवेदनशीलता, उसकी लागण होने की संवेदनशीलता क्या है, ये हमें जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से हम सही कार्रवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद उससे जुड़ी हुई जो जटिलताएं हैं, उसके बारे में जो सिवेरिटीज हैं, और जो बाकी के लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, उनके बारे में अलग अलग करके आपको उनकी जेनेटिक रिस्क अलग से हम बता रहे हैं कि आपके जीन्स में इन अलग चीजों के लिए आपकी जेनेटिक रिस्क क्या है, सो दैट आप सही समय पर कार्रवाई कर सके। और जैसे मैंने कहा कि आपको जो हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है, आप कहाँ पे फिजिशियन है, तो आप सारे मतलब कॉन्टैक्ट्स अपने पास रख लें, या फिर सब घर वालों को भी इंफॉर्मेशन दे दी कि ऐसा ऐसा है। तो अगर कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, वायरस अगर आपको लग गया, उसके बाद अगर कुछ सिम्टम्स आपको दिखे, तो तुरंत उस पे एक्शन आप ले सके, क्योंकि आपको पता है कि ओके मुझे इन इन चीजों के लिए जेनेटिक रिस्क आई है, तो इसकी सिवियरिटी मेरे बॉडी में बढ़ सकती है, तो मैं डिले ना करूं उस पे, मैं देरी ना करूं उस पे कार्रवाई करने में। तो ये आपको इसमें मदद मिलेगी। एंड फाइनली आपको इम्यूनिटी सही रखने के लिए आपके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं आपके आहार में, ये जो विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इस रिपोर्ट में जानकारी मिल रही है। तो इस हिसाब से ये सब तरह से आपको प्रिपेयर कर रहा है बेस्ट डिसीजन और मोस्ट वेल एजुकेटेड डिसीजन
मतलब नॉलेज के साथ आप डिसीजन ऐसे ही कुछ ना लें। और जेनेटिक नॉलेज आपकी ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जीन्स के बारे में पता है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आप सही समय पर कार्यवाही करें, अपनी अपनी जो हेल्थ है वो पर्सनलाइज करके, और ज्यादा आपको इसमें कंट्रोल मिले। बेसिकली आपकी लाइफ का कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपका एक आप कंट्रोल में रहें आपकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए। सो दिस इज व्हाट कोविड डीएनए विल हेल्प यू। ये कोविड डीएनए आपको इस तरह से हेल्प करने वाला है। सो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे जो हम जानते हैं, थोड़े से फन फैक्ट्स बोल सकते हैं। तो कुछ हमें पता है कि कुछ कुछ ब्लड ग्रुप जो स्टडी में आया है कि कुछ कैटेगरी, तो हमें पता है अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो कुछ ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कोविड के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है, मतलब वो लो रिस्क के दायरे में, लो रिस्क कैटेगरी के दायरे में लाता है। ऐसे कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं, और कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं जिनमें वो हाई रिस्क की कैटेगरी में लाते हैं, तो वो जेनेटिक चेंजेस उनमें वैसे होते हैं। ऑफकोर्स ये बहुत ही कम मतलब ये एक ही कारण नहीं है कि आप कहें कि ओके अभी मैं ब्लड ग्रुप मेरा चेक करके आ जाती हूँ और मुझे पता चल जाएगा। वो एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है इसका, और ये जस्ट एज अ फन फैक्ट है कि बता रही हूँ कि ऐसी रिसर्च चल रही है अलग अलग तरह से। फिर हमें पता है कि कुछ जैसे वायरसेस तो सभी डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते ही हैं, बट बहुत पहले एक रिसर्च हुई थी जो ऐसा बताती थी कि कुछ ऐसे लोगों में बहुत ही कम लोग ऐसे पाए गए थे, बहुत ही कम जो कुछ पर्टिकुलर एथनिसिटीज के या पॉपुलेशन के लोग, कुछ पर्टिकुलर एक एक ग्रुप के लोग जिनमें कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जीन्स के कि उसकी वजह से उनको एचआईवी वायरस नहीं लग पाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ कोविड के बारे में अभी तक है नहीं। तो ये प्रोटेक्टिव जीन म्यूटेशन, या ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बट ऐसी कुछ चेंजेस है जिसकी वजह से वो जो वायरल डीएनए वो बाइंड नहीं कर पाता है। ऐसा एचआईवी के बारे में स्टडी हुआ है। कोविड के बारे में ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ पाया भी नहीं गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि वायरस जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, और सभी वायरस हार्मफुल होते हैं, सभी वायरस डेंजरस होते हैं। ये बस एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन या ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम इन वाइज में जो मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में हम बताते हैं, तो ये इन जनरल भी मेडिटेरेनियन डाइट जिंक में, मैग्नीशियम में और विटामिन सी इसमें काफी रिच पाया गया है। मतलब ये काफी इसमें मात्रा में वो जिंक और विटामिन सी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी मिलती हैं लोगों को जो मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं। तो ये भी एक ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा जो लंग्स का जो फंक्शन है, फेफड़ों का जो हमारा काम करना है, उनकी हेल्थ उनका आरोग्य अच्छे से बनाता है। और स्पेसिफिकली जिनको लाइफस्टाइल कंडीशंस हैं, जिन लोगों को लाइफस्टाइल हेल्थ कंडीशंस है, उनमें भी एक जो न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हम बोले तो इसमें काफी है मेडिटेरेनियन डाइट में, तो उस हिसाब से भी ये मदद करता है। और ग्रीन टी जो है वो उसमें एक कंपोनेंट है जो हमारे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या फिर जो श्वसन क्रिया के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके उनसे उनका प्रभाव कम करने के लिए वो ग्रीन टी का एक कंपोनेंट है, वो काफी हेल्प करता है। सो ये आपका कोविड डीएनए वाइज, ये कुछ ऑफ कोर्स फन फैक्ट्स हैं। तो ये कोविड डीएनए वाइज का आपका जो है प्रोडक्ट, हमारा जो है रिपोर्ट, इस तरह से जो हम मैंने पहले भी बताया आपको कि जीन्स कैसे हमने, कि क्यों हम बोल रहे हैं कि जेनेटिक रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक, कि जीन्स का प्रभाव इस तरह से पड़ रहा है, और ये स्टडी पूरा जो हुआ है इसकी वजह से हम ये आपको बता पा रहे हैं, जो बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। तो अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वेलनेस का, डीएनए वाइज वेलनेस। सो वेलनेस क्या है एग्जैक्टली दोस्तों? वेलनेस जो है हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, एक बोल सकते हैं। सो लाइफस्टाइल चेंज में क्या कर रहे हैं हम कि हम इस रिपोर्ट से ये लोगों को प्रभाव, मतलब इस तरह से एनकरेज करना चाहते हैं वेलनेस रिपोर्ट से कि वो एक्टिवली अपने लाइफ के बारे में, अपने लाइफ में वो जो चॉइसेस चूज कर रहे हैं, तो किस तरह से चॉइसेस हेल्थ को सही करने के लिए या हेल्दी रहने के जो चॉइसेस हैं। तो मेनली मैं बताती हूँ मेरे क्लाइंट्स को काउंसलिंग के टाइम भी, जो लाइफस्टाइल जब हम बोलते हैं क्या आता है मेनली,
लाइफस्टाइल में हमारी दो मेन चीजें प्रभाव करती हैं हमारे लाइफस्टाइल को। वो है हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी खाने पीने की आदतें, और दूसरा है हमारा फिजिकल फिटनेस, या फिजिकली हम अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि घर का काम कर रहे हैं या फिर ऑफिस के सिलसिले में बहुत ही ऊपर नीचे करना हो रहा है, उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं बोलते हैं। जो हम डेडिकेटेड टाइम दे रहे हैं हमारे बॉडी को, कुछ 15 मिनट ही सही या 30 मिनट ही सही, वो डेडिकेटेड टाइम फिजिकल एक्टिविटी के लिए, वो हमारा होता है फिजिकल फिटनेस। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो ऑफ कोर्स इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल चीजें आती हैं, कुछ हैबिट्स वगैरह, वो सब कुछ मात्रा में होती है, बट ये जो दो मेन चीजें हैं वो हम जो हमारे हाथ में मेन है, जो हम कर सकते हैं। तो वेलनेस उस पे फोकस कर रहा है। सो फिजिकल वेलबींग के लिए, क्योंकि हमारा अगर शरीर हेल्दी है तो हमारा मन या हमारा माइंड भी हेल्दी है। तो हेल्दी माइंड स्टेज इन हेल्दी बॉडी, ये जो हम स्लोगन है ये बताना चाहते हैं वेलनेस रिपोर्ट के द्वारा। सो इसमें क्या हम बता रहे हैं, क्या पैरामीटर्स और क्या सेक्शंस है, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपके लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी जीवन शैली के बारे में आपको करेक्ट और बेटर चॉइसेस आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से चूज करने के लिए, फॉलो करने के लिए आपको एक दिशा देती है, मार्गदर्शन करते हैं इसमें। सो न्यूट्रिशन है सबसे पहले, उसमें 31 पैरामीटर्स, 31 पैरामीटर्स है। हमने क्या बताया है? तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जब हम बोल रहे हैं कि फिटनेस या फिजिकल अच्छा रहना, हेल्थ अच्छा रहना, तो इसमें क्या आ रहा है? हमारा वेट कंट्रोल। सबसे पहले ये हम बात करते हैं बीएमआई जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये एक जनरल आइडिया हमें देता है। सो ये जो सेक्शन है इस कैटेगरी में हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अलग-अलग खाने के घटक हैं, खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे आहार में, किस तरह से आपके वेट पे वो प्रभाव डाल सकते हैं, किस तरह से वेट के प्रति आपका प्रभाव वो कर सकते हैं। तो वेट लॉस, वेट गेन के प्रति क्या इन इन सारे न्यूट्रिएंट्स का इन आहार में अलग-अलग जो घटक हैं, उनका क्या परिणाम है, क्या प्रभाव है। सो ये भी ऑफ कोर्स जेनेटिक है ही, जेनेटिकली कंट्रोल करता है। कुछ लोगों को फाइबर ज्यादा खाने से वेट लॉस की टेंडेंसी उनकी बढ़ सकती है, नहीं कुछ लोगों को नहीं होती है वेट लॉस की टेंडेंसी प्रोटीन के प्रति। फिर ये जो मेडिटेरेनियन डाइट है, जैसे मैंने बताया पहले भी, मेडिटेरेनियन डाइट का क्या वेट लॉस में आपका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो हमारे जो स्टार्ची फूड में मिलते हैं, या फिर आलू हो गया, सफेद चावल हो गया, मिठाइयाँ, इन सब चीजों में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनसे भी क्या आपकी वेट गेन की टेंडेंसी है या नहीं। कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो काफी बार क्या होता है कि जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपको खाना चाहिए, एटलीस्ट 30-40 मिनट्स पहले एक्सरसाइज करने के आपको कार्ब्स खाने चाहिए। बट कौन से प्रकार के कार्ब्स आप खाएं, अगर आपको वेट गेन की टेंडेंसी है तो किस टाइप का कार्ब आपको सूट करेगा। अगर आपको वेट गेन की टेंडेंसी नहीं है तो भी आप कौन से टाइप का कार्ब खा सकते हैं, नहीं खा सकते, ये इसमें हमें पता चल सकता है। जो स्पेशली जो लोग काफी विगरस एक्सरसाइज करते हैं, काफी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे फैट्स अलग-अलग प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट्स। तो उनका आपके बीएमआई का रिस्पॉन्स इनके प्रति क्या है, वेट गेन की टेंडेंसी इसके प्रति क्या है। तो काफी लोग कुछ प्रकार के डाइट फॉलो करना चाहते हैं, कुछ कर रहे होते हैं जो फैट बेस्ड डाइट्स होते हैं। तो इसमें किस प्रकार का फैट आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको वेट गेन का टेंडेंसी ना हो, ये सब जेनेटिकली यहाँ पे बताया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डेफिशिएंसीज एंड लेवल्स हम बताते हैं। इसमें जैसे हमने देखा एंटीऑक्सीडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर विटामिन सी देखा, विटामिन डी, ये सब चीजें, सारे जो ये विटामिन हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है बॉडी में। विटामिन ए कहीं विजन के लिए, स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बी विटामिन जो होते हैं वो जो हमें बॉडी में एनर्जी मिल रही है। सो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, तो इस एनर्जी का कन्वर्जन भी करना है। उस प्रोसेस में, उस मेथड में ये बी विटामिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे हमें बॉडी को एनर्जी मिल रही है। B12 जो है हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अलग अलग विटामिन जो हैं अलग अलग फंक्शन प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी बार
B12 की कमी की वजह से, या फिर सही से आप एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होने की वजह से, कुछ विटामिन की इनफैक्ट कमी होने की वजह से बीपी पे भी वो असर दिखा सकता है। काफी लोगों को हाइपोटेंशन जो बोलते हैं, लो बीपी काफी बार होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है जानना। सो इसलिए ये विटामिन और मिनरल्स का महत्व यहाँ पे है। ऑफ कोर्स आयरन हो गया, होमोसिस्टीन स्पेशली हार्ट फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए हमने डेफिशिएंसीज एंड लेवल्स के, क्योंकि काफी लोगों को कुछ सिम्टम्स आते हैं, जनरल थकान हो रही है, जैसे मैंने कहा कि बीपी ड्रॉप हो जाता है तो फिर थोड़ा सा चीनी खा लेते हैं या ऐसा कुछ, वो उपाय अपना ही खुद कर लेते हैं, बट सही एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ये नहीं पता चलता है। सो जब हम ये वेलनेस रिपोर्ट में हमें पता चलेगा कि ओके मुझे ये टेंडेंसी है, तो मुझे जो हो रहा है शायद उसकी वजह से हो सकता है, तो तुरंत मैं चेक करवा के देखती हूँ। और काफी बार ये निकलता भी है कि हाँ B12 कम हो गया, या विटामिन सी कम हो गया, या एंटीऑक्सीडेंट। सो ये सब चीजें आपको इस रिपोर्ट से पता चलती हैं। फिर इसमें अगले जो कैटेगरीज हैं इस सेक्शन में, उसमें सेंसिटिविटीज एंड टॉलरेंसेस हैं। सो ये मैं काफी बताती हूँ कि लैक्टोज इनसेंसिटिविटी, लैक्टोज सेंसिटिविटी या लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रति जो होती है, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, उनके प्रति कुछ लोगों को संवेदनशीलता हो जाती है। ये डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर सकती है, इंडाइजेशन, क्रैम्पिंग वगैरह ऐसा हो सकता है। काफी लोग जो मतलब डाइट लॉस प्लान में हो रहे हैं, जो डाइट लॉस या वेट लॉस, सॉरी डाइट लॉस नहीं, वेट लॉस का प्लान जो फॉलो करते हैं, काफी लोग डेयरी बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे वेट लॉस में बोलते हैं लो डेयरी या फिर नो डेयरी डाइट काफी बार फॉलो करते हैं। बट क्या वो करना जरूरी है या नहीं? अगर आपको, क्योंकि डेयरी में कुछ ऑफकोर्स दूध और दूध से बनी चीजें में काफी इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स होते हैं। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब दूध और दूध के बनी हुई चीजों के प्रति कुछ संवेदनशीलता है, तो आप कैसे उसको, और अगर उसके लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें, अगर उसके नहीं लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिवियर लक्षण अगर दिख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इसमें बता दें। कुछ लोगों को ऐसे ही लगता है कि वो शायद से दूध की चीजों से ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो जनरल गैसेस, एसिडिटी हो रही है, तो उनको लगता है हाँ दूध पीने से या कुछ हो रहा है, बट वो उस हिसाब से नहीं, उसकी वजह से नहीं होता है, कुछ और ही कारण होता है। तो ये सब हमें इसमें पता चलेगा। फिर आपके बीपी की जो संवेदनशीलता है सॉल्ट के प्रति, जो नमकीन है वो खाने के प्रति, नमक और नमकीन चीजों के प्रति क्या है वो पता चलेगा। तो उस हिसाब से आप कैसे करें, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा नमक, ये मैं काफी बार बताती हूँ कि फैमिली में एक को अगर हाइपरटेंशन है तो बाकी सब लोग लो सॉल्ट मील पे चले जाते हैं और उससे कुछ और ही हेल्थ कंडीशन हो जाती है। तो इसमें हमें वेलनेस में ये हमें पता चलेगा कि सही में आपको बीपी हाई होने की संवेदनशीलता है या क्या है इससे। फिर आपका जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो हम देख रहे हैं। तो टेस्ट प्रेफरेंस में बिटर, कड़वे चीजों के प्रति जो आपकी पसंद होना, या मीठे चीजों के प्रति पसंद होना। सो ये हम अगेन मैं बताना चाहूंगी कि ये हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको मीठे चीजों के प्रति आपकी पसंद है, हम ये आपकी संभावना बता रहे हैं, टेंडेंसी बता रहे हैं। काफी लोग हम बोलते हैं कि नहीं बट मैं तो मीठा खाती ही नहीं हूँ, या मैं तो खाता ही नहीं हूँ, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ, काफी बार ये हैबिचुअल भी हो जाता है, कुछ कुछ लोगों के घर पे जनरली बनता ही नहीं, बट जेनेटिक टेंडेंसी होना एक पार्ट है, उसका आपके बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपका जो लाइफस्टाइल जिस हिसाब से आप करते हैं उस पे भी प्रभावित होता है, वो भी प्रभाव डालता है। सो इसीलिए ये टेस्ट प्रेफरेंस का, ऑफ कोर्स काफी लोगों का बिटर टेस्ट प्रेफरेंस जो कम हो जाता है, होता है, ऐसे लोग ज्यादातर फैटी फूड या सॉल्टी फूड खाने के तरफ जा सकते हैं, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है ये सब इसमें पता चलता है। और फाइनली ईटिंग बिहेवियर आपका। सो ईटिंग बिहेवियर में हम आपको अलग अलग जो जैसे स्नैकिंग की टेंडेंसी, या फिर सटाइटी, सटाइटी मतलब जो पेट भराने की संतुष्टि, उसको हम सटाइटी बोलते हैं। तो और स्नैकिंग मतलब इन बिटवीन मील्स जो खाते हैं, खाने के बीच में बार बार खाना, तो अगर ऐसा कुछ टेंडेंसी दिख रहा है, या फिर पेट भराने की संतुष्टि की जो टेंडेंसी है वो कम आ रही है, कि कितना भी खा से वो संतुष्टि फील ही नहीं होती है, तो आप कैसे आपके मील्स डिवाइड करें, किस तरह से आपके मील्स किस मात्रा में, किस क्वांटिटी में आप खा सकते हैं, कैसे डिवाइड करके खा सकते हैं, तो ये हम आपको बताते हैं।
उसके बाद एडिपोनेक्टिन जो है ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एडिपोनेक्टिन एक प्रोटीन हार्मोन का प्रकार है जो चर्बी घटाने में या ग्लूकोज का नियमन करने में काफी मदद करता है। तो इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर इसकी मात्रा की कमतरता की संभावना आपके जीन्स में दिख रही है तो ऐसा आया है कि शायद कम होने की संभावना हो सकती है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो ये सब चीजें हम इसमें बताते हैं। फिर कैफीन अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैफीन कुछ लोग 8 से 10 कप चाय हो गया, कॉफी हो गया या फिर कोल्ड कॉफी, आइस टी पीने की बहुत आदत होती है और ऐसे लोगों में अगर कैफीन की चय अपचय की प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी की जो ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस होती है, चय अपचय की प्रक्रिया, वो बताते हैं इसमें। और इसमें अगर समझो किसी की कम हुई तो ऑब्वियसली वो कैफीन, इसका मतलब ये है कि बहुत समय तक बॉडी में रह रहा है और ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। और ऐसे लोगों को भी बहुत ही छोटे-छोटे ऐसे प्रॉब्लम्स या इश्यूज, हेल्थ इश्यूज चालू हो जाते हैं, चिड़चिड़पना होता है उन लोगों में। फिर मॉर्निंग में अगर उनका कप नहीं मिला चाय का, कॉफी का, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो जाती है, हेड हो जाना, तो ये इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो हम पता चलता है, उस हिसाब से फिर हमको पता है कि क्या किस तरह से हमें फॉलो करना है, कितना हम ले सकते हैं कैफीन जो भी है हमारा चाय या कॉफी, सोने के कितने घंटे पहले लेना चाहिए, क्या ये सब हम इसमें फिर बता पाते हैं आपकी जेनेटिक टेंडेंसी के हिसाब से। सो ये आपका न्यूट्रिशन का जो है सेक्शन, ये हमने इसमें ये देखा। फिर आता है फिटनेस। फिटनेस में हम क्या पैरामीटर्स बता रहे हैं? सो दोनों चीजें हैंड इन हैंड है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको फिजिकली फिट रहना है तो आपका आहार ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका एक्सरसाइज करना। सो आहार का हमने समझ लिया, फिर अभी एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं ताकि वो जो हम आहार ले रहे हैं वो सही से हमारे बॉडी को लगे, सही उसका इम्पैक्ट हो, उसका इफेक्ट हो। तो ये इसीलिए फिटनेस का यहाँ पे दिया है। इसमें हम क्या बता रहे हैं? पहला जो है इसमें कैटेगरी सेक्शन में, इसमें है कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक एंड मसल प्रोफाइल। तो इसमें आपका जो ब्लड प्रेशर, फिर आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, फिर आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन जो हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल कर रहा है, इन सब का आपकी एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट हो रहा है इन सब के ऊपर, बीपी के ऊपर, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, इंसुलिन सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये इसमें पता चलता है। फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज से वेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। कुछ लोगों का वेट लॉस के लिए काफी मतलब अच्छा बेनिफिट दिखता है कि डिक्रीज वेट गेन आता है। कुछ लोगों का कुछ वेट चेंज नहीं होगा एक्सरसाइज से, ये भी अगर आया तो भी हम कैसे आपका वेट कंट्रोल करने में, मैनेज करने में कर सकते हैं। फिर वो आहार बीच में आता है और उसके साथ ही आपका स्पोर्ट्स प्रोफाइल जो यहाँ पे है। स्पोर्ट्स प्रोफाइल में हम फिर बताएंगे आपको कि कौन सा एक्सरसाइज आपको सूट करने वाला है आपके जेनेटिक्स के हिसाब से। तो हमारे ये जो सारे टेंडेंसीज, हमारे जो सारे पैरामीटर्स हैं स्पोर्ट्स प्रोफाइल में, जैसे एरोबिक कैपेसिटी है। एरोबिक कैपेसिटी मतलब हमारी बॉडी की ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है, ऑक्सीजन इनटेक की जो कैपेसिटी है वो इसमें पता चलती है। फिर हमारा जो एंड्योरेंस है, मतलब हमारा स्टैमिना, हमारी सहनशीलता कि कितने ज्यादा टाइम तक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये इसमें पता चलता है। फिर इंजरी मतलब जॉइंट रिलेटेड जो इंजरी होती है, स्पेशली जो हमारे मसल्स, हमारी मांसपेशियां और हमारी स्केलेटन जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसे सारे जो टिश्यूज हैं वहां पे चोट पहुंचने की भावना क्या है, और ये फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो है। और पावर मतलब आपकी मसल की पावर, आपकी मांसपेशियों की ताकत। तो ये जो सारे हमने जीन्स इसमें किए हैं, ये जीन्स हमें बताते हैं कि वो इंसान कौन से प्रकार की, जैसे एंड्योरेंस वाले एक्सरसाइज में उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, या फिर एरोबिक कैपेसिटी उस इंसान की कम दिख रही है या मॉडरेट दिख रही है, या फिर इंजरी के प्रति लाइवलीहुड मतलब चोट पहुंचने के प्रति संभावना। तो कुछ लोगों को आपने देखा है डिसलोकेशन, डिसलोकेट हो रहा है, जॉइंट डिसलोकेट हो रहा है जोड़ों से, या फिर फ्रैक्चर बहुत ही जल्दी हो जाता है नॉर्मली। तो इन लोगों में क्या करना चाहिए, वो टेंडेंसी है या नहीं। फिर पावर मांसपेशियों में आपके ऐसे जीन्स क्या बता रहे हैं कि आपका तो ये जीन्स जो मसल बिल्डिंग और मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशियों में ताकत बना के रखने वाले जीन्स हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। इनमें फिर अगर आपका क्या आया है कि एवरेज ही आपका आप पावर बेस्ड एक्सरसाइजेस जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप मसल पावर आपकी एवरेज है, मांसपेशियों में ताकत आपकी एवरेज ही है, मॉडरेट, ये तो आप फिर इससे क्या हेल्प मिल रही है कि किस तरह आप आपका एक्सरसाइज जो है प्लान कर रहे हैं, वो
किस इंटेंसिटी में कितने सिवेरिटीज या कितना चैलेंजिंग बना सकते हैं, कितना जटिल बना सकते हैं आप आपका जो एक्सरसाइज है, कि मैं ट्रैकिंग अगर कर रहे हैं तो कितना समय तक, या फिर आप जॉगिंग पहले करते थे तो अभी मैं रनिंग भी कर सकती हूँ, या स्प्रिंटिंग जो बोलते हैं फास्ट रनिंग भी मेरे से पॉसिबल हो सकती है। तो धीरे धीरे आप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो मसल पावर अगर आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से अगर एवरेज है, बेटर है, तो आप हफ्ते में 4 बार कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं क्या, या फिर 2-3 बार ही एक्सरसाइज करें। तो ये सब चीज हमें स्पोर्ट्स प्रोफाइल में पता चलती है। तो सही आहार के साथ सही एक्सरसाइज आप प्लान अपना कैसे कर सकते हैं, ये आपके जेनेटिक्स के हिसाब से आपको एक दिशा या गाइडेंस इसमें हम दे सकते हैं। और फाइनली अदर फैक्टर्स जो हैं उसमें आपका मोटिवेशन एक्सरसाइज का कैसे है। तो अगर समझो लो मोटिवेशन आया है, या तो यूजुअली ज्यादा इच्छा ना होना एक्सरसाइज के प्रति, तो हम बताएंगे कि किस टाइप के आप करें एक्सरसाइज, तो बेसिकली बोर ना हो। या फिर बहुत बार क्या होता है कि एक एक घंटा कुछ लोग क्लासेस लगा लेते हैं, मे बी जुम्बा का क्लास लगा लिया, या फिर कहीं कुछ योगा वगैरह का क्लास लगा लिया, तो वो चलता है, एक घंटा चल जाता है, 40 मिनट 1 घंटा चल रहा है। तो काफी जिन लोगों को मोटिवेशन कम है ना, वो ऐसे ना फिर आफ्टर वाइल को बोर हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली जेनेटिकली प्रभाव देता है। सो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इतना ज्यादा टाइम तक मे बी ना करें, 10 मिनट से स्टार्ट करें, 15 मिनट से स्टार्ट करें। तो वो कि ओके 10 मिनट ही मैं करूंगी, फिर खत्म हो जाएगा, तो वो एक सॉर्ट ऑफ एडेड सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके आपको आदत ही लग जाती है एक्सरसाइज की। तो इससे ये हम इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ये बता पाते हैं। फिर आपकी एक्सरसाइज रिकवरी क्या है, अच्छी है, बहुत ज्यादा समय ले रहा है। एक्सरसाइज रिकवरी मतलब हमारी मांसपेशियों में जो एनर्जी लॉस हो जाता है एक्सरसाइज करने की वजह से, वो एनर्जी रीगेन करने की जो क्षमता है। और फिर रिस्पॉन्स टू पेन, मतलब आपकी जो दर्द के प्रति सहनशीलता आपकी कितनी है। तो ये भी जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, उससे उसके सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। तो काफी लोगों को पेन हो रहा होता है, बट फिर भी करते जा रहे एक्सरसाइज। तो हाई पेन टॉलरेंस होता है ऐसे लोगों में। जिनमें लो पेन टॉलरेंस है, उनका पेन किलर्स लेने का टेंडेंसी मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं पेन टॉलरेंस बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीजों का फिटनेस में हमें पता चल रही है, हेल्प मिल रही है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका सही आहार और सही एक्सरसाइज करना। तो काफी लोग जो फिटनेस एंथुसियास्ट्स हैं, या जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, या फिर डाइट को लेके अपने बारे में काफी कॉन्शियस है, तो इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट। क्योंकि दोनों का ये मिलन है, दोनों का ये मिश्रण है। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। सही आहार और सही एक्सरसाइज से आपको सही बॉडी पे वो इम्पैक्ट अच्छा लाने में, फिजिकली फिट रहने में। बाहरी तौर से तो यस, फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है ही, बट अंदरूनी तौर से भी फिजिकल फिटनेस और ओवरऑल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये आपको डीएनए वाइज वेलनेस देने में बहुत मदद करने वाला है। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूंगी, और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं मेरी जेनेटिक्स टीम का, मेरी डॉक्टर्स, हमारे जो टीम है उनका, फेलो जेनेटिक काउंसलर्स का, जो रिसर्च टीम है उनका, काउंसलर्स का, एंड ऑफ कोर्स सभी का जिन्होंने बहुत इसमें योगदान दिया है और काफी हेल्प की है। प्रेजेंट मैं यहाँ कर रही हूँ, बट इसके पीछे काफी बड़ी एक टीम है जिन्होंने काफी महीनों का इनका ये स्टडी है। और आई होप आपको सबको समझ में आया है। एंड धन्यवाद। ओवर टू यू संदीप। थैंक यू वेरी मच गौरी मैडम। आई थिंक नए प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट के बाद इंडसाइट्स जो इसके डिटेल्स जानना चाहते थे, वो डिटेल्स और वो सारी अंडरस्टैंडिंग इंडसाइट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से आपने दी।